आते रहे हैं वो सब जानते हैं, और जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये सूचित करना है कि विमर्श का यह कार्यक्रम में हम साहित्य और रंगमंच और कला जगत से जुड़े गणमान्य लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। और ये कहना यहाँ चाहिए कि प्रोफेसर सुरेश शर्मा द्वारा शुरू किया गया यह आयोजन है और उसकी तीसरी सभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं। पहले 2 सभाओं में हमने यहाँ असगर वजाहत जी को और ममता कालिया जी को सुना है और उनकी जीवन यात्रा के बारे में परिचय प्राप्त किया है। आज इस तीसरी सभा में हमारे बीच जाने माने रंग निर्देशक, नाट्यालोचक और रंग प्रशिक्षक और कहानी के रंगमंच के प्रणेता प्रोफेसर देवेंद्र आजमपुर हमारे बीच हैं। हम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं सर, और इस सभा में आप सभी अतिथियों का एक बार पूरा स्वागत है जो इस सभा में एकत्रित हुए हैं। और मैं अब केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अंकुर सर को मंच पर लेकर आए और हम लोग कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप तालियों से इलाहाबाद शहर में अंकुर सर का स्वागत करें। इस शहर से अंकुर सर का पुराना नाता है, वो लंबे अरसे से यहाँ आते रहे, लेकिन आज यह पहला मौका होगा जब वो हमारे बीच अपनी यात्रा साझा करेंगे। और अब मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रोफेसर सुरेश शर्मा से कि अंकुर सर को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें और शॉट। अब मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा सर कि केंद्र का स्मृति चिन्ह देकर सर का स्वागत करें और शॉल। शुक्रिया सर। कार्यक्रम की में आगे बढ़ने से पहले मैं केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा से अनुरोध करता हूं कि आए और अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें और मंच पर विराजमान हमारे गुरुदेव प्रोफेसर देवेंद्र आजमपुर जी का तहे दिल से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के सभी साहित्यकार, रंगकर्मी, कला समीक्षक, कला प्रेमियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं इस मंच के सामने विराजमान अपने सभी श्रोताओं का जो इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये विमर्श कार्यक्रम हमारी एक ये सोच रही है कि हम अपने साहित्य कला जगत से जुड़े हुए उन तमाम स्थापित लोगों को और युवा लोगों को आमंत्रित करें जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उनकी पूरी रंग यात्रा या उनकी जो भी जीवन यात्रा रही है, उनके काम के बारे में, उनके उससे कर्म के बारे में हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करें और एक दूसरे को जाने और समझे, जिससे कि हम हमारी जो नई पीढ़ी है जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं उससे वो एक ताकत ले, एक शक्ति ले और अपने आप को परखे, जाने, समझे कि अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमें कहाँ तक भी पहुंचना है। हमारे बीच में आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रथम गुरु रंगमंच के आदरणीय अंकुर जी हमारे आग्रह पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इनका पुनः स्वागत करता हूँ और अंकुर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी तो पहली मुलाकात इनके साथ 1979 में लखनऊ में हुई थी। तब मैं थिएटर का टीवी नहीं जानता था, रंगमंच का राह क्या है हमें नहीं मालूम होता था, हम तो चले गए थे ऐसे। और नाटक क्या पढ़ा है उसके नाम पे प्रेमचंद जी का जिक्र कर दिया, नमक का दरोगा, और कार्यशाला थी और अंकुर जी साक्षात्कार ले रहे थे और मेरे गलत बताने के बावजूद भी उन्होंने चयन किया और आज परिणाम ये है कि मैं यहाँ पे हूँ। अंकुर जी के बारे में क्या कहूँ, हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि आलेखों की कमी है, नाटकों की कमी है,
नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। अंकुर जी ने बहुत 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 पहले 70 का जो दशक था उस दौर में इस प्रथा को तोड़ दिया था, और वो कभी भी इसके ऊपर निर्भर नहीं किए कि नाटक आए या ना आए। उन्होंने एक नए रंग क्षेत्र की शुरुआत किया। उन्होंने कहानियों के रंगमंच से शुरुआत की और उसको देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। कम वित्तीय स्थिति में, कम पैसे में, कम संसाधनों में कैसे सशक्त नाटक किया जा सकता है, ये हम सभी युवा जब हुआ करते थे, हम सब लोगों ने ये आदरणीय अंकुर जी से सीखा, उस पर अमल किए। और बड़े से बड़ा उपन्यास महाभोज नाटक बाद में बना, पहले उसका मंचन हुआ, वो भी अंकुर जी ने किया। उसके बाद हमाल अलाना ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के साथ उसका नाट्य रूपांतरण किया। लेकिन राग दरबारी जैसा नाटक, महाभोज जैसा उपन्यास, कितने अनगिनत कहानियां हो, उपन्यास हो, अंकुर जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। वो कहानियों के रंगमंच के जन्मदाता हैं, यदि ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद। शुक्रिया सर। कार्यक्रम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग अंकुर सर से बातचीत सुनेंगे। अंकुर सर अपनी जीवन यात्रा और अपने रंगकर्म और आलोचनाकरण के बारे में बातचीत करेंगे, और दूसरे उसके बाद इस सभा को सवाल जवाब के लिए खोल दिया जाएगा और आपके प्रश्न और अंकुर सर आपके सामने रहेंगे। इससे पहले कि अंकुर सर आए, मैं उनका औपचारिक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर का जन्म 1948 में सिरसा हरियाणा में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1972 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निर्देशन में डिप्लोमा किया। इब्राहिम अलकाजी, जिन्होंने भारतीय रंगमंच को एक तरह से नई दिशा दी, उनके वो शागिर्द रहे। और ये भी हमें यहाँ जिक्र करना चाहिए कि देवेंद्र राज अंकुर हिंदी रंगमंच पर हिंदी की खाँटी उपस्थिति है, क्योंकि जब उन्होंने रंगकर्म शुरू किया था तो अंग्रेजी या बहुत अन्य भाषाओं में ट्रेंड लोग रंगमंच की तरफ आ रहे थे। लेकिन हम लोग जब रंगमंच के इतिहास की तरफ देखते हैं तो एमए हिंदी करने के बाद सर रंगमंच में आए। उन्हीं दिनों दिनेश ठाकुर भी शायद सर के साथ। तो ये हिंदी की ऑर्गेनिक और जैविक उपस्थिति है रंगमंच में, और एक तरह से हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के सर सीनियर भी हैं हम लोगों से। और जैसा कि सुरेश सर ने बताया कि कहानी की रंगमंच की शुरुआत की, और यह बताया कि बहुत कम संसाधनों में और केवल अभिनेता के जरिए हम कहानी सुनते हुए कहानी देखने का भी आनंद ले सकते हैं, और उसमें कोई भी परिवर्तन कहानी के टेक्स्ट में नहीं होता था। हम सब जानते हैं कि 3 एकांत नामक प्रस्तुति से जो निर्मल वर्मा की 3 कहानियों, धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर और वीकेंड से इस मंचन की शुरुआत हुई थी, जिसमें राजेश विवेक, सुरेखा सीकरी जैसे अभिनेताओं ने काम किया था। और वहां उसके बाद अब तक अंकुर सर लगभग 700 कहानियों का मंचन कर चुके हैं। और हिंदी में शायद ये कहना होगा कि हिंदी में कहानियों के सबसे बड़े पाठक देवेंद्र राज अंकुर है। उन्होंने इतनी कहानियां पढ़ी हैं जो शायद ही किसी ने पढ़ी हो, और नई से लेकर पुरानी कहानियों तक। और यह भी रूढ़ी है कि हम सब लोग उनको कहानी के रंगमंच के प्रणेता या कहानी का रंगमंच करने वाले के तौर पे जानते हैं। लेकिन यहाँ यह जिक्र करना चाहिए कि इसके अलावा भी रंगकर्म का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें उन्होंने एक तरह से पारसी रंगमंच को आधुनिक परिदृश्य में फिर से कैसे खेला जाए, उसकी भी उन्होंने प्रस्तुति की। और आगा हर्ष काश्मीरी के नाटकों, यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब का मंचन किया, और कई जगहों पर ट्रेनिंग भी दी कि पारसी नाटकों को कैसे खेला जाए। उपन्यासों का मंचन किया, जिसमें महाभोज, आत्मकथा का मंचन किया, खाना बदोश, और एक मंचन और नाटकों का भी मंचन किया, जिसमें मैं प्रतिनिधि प्रस्तुतियों का नाम ले रहा हूँ, जिसमें ध्रुव स्वामी का मंचन बेहद चर्चित रहा है। और उसके बाद सर कुछ दिनों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपटरी में काम करने के बाद वहीं पे उन्होंने अध्यापन शुरू किया, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक भी रहे, और वहां से वो अध्यापन करते हुए सेवानिवृत्त हुए। और अध्यापन के साथ साथ देश भर में घूमकर उन्होंने नाट्य प्रस्तुतियां की और नाट्य प्रशिक्षण दिया। और इसमें यहाँ यह उल्लेख करना चाहिए कि हिंदी के छोटे शहरों में रंगकर्म को प्रमोट करने में भी अंकुर जी की बहुत अच्छी खासी भूमिका रही है, और हर छोटे शहर में अंकुर जी के प्रशिक्षित रंगकर्मी हमको मिल जाते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण और अध्यापन के अलावा अंकुर सर ने आलोचना के भी सक्रिय हस्ताक्षर हैं,
और हिंदी में जो रंग आलोचना को जिन लोगों ने गति दी है, दिशा दी है, उसमें उनका अग्रणी नाम है। पहली किताब उनकी पहला रंग के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो उनके लेखों और एक व्यवस्थित किताब थी वह। और उसके बाद उन्होंने श्रृंखला में 7वां रंग तक किताबें लिखी, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। 4 किताबों का नाम मैं अलग से उल्लेख करना चाहता हूँ, जिससे किसी भी रंगमंच के अध्येता को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी हालिया प्रदर्शित कहानी रंगमंच की कहानी, और एक किताब है रंगमंच के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य और हिंदी नाट्य चिंतन सबको समेट कर, और हम उसमें भरत, स्तानिस्लावस्की, ब्रेक इत्यादि सबको अलग अलग लोगों से लिखवा कर और उसको प्रस्तुत किया है, जो बहुत उपयोगी किताब है। एक किताब उन्होंने लिखी है रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र के नाम से, जो अभिनेताओं को और नए निर्देशकों को निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। और एक बहुत ही रोचक भाषा में उन्होंने हिंदी में एक नाट्यशास्त्र को प्रस्तुत करने का काम किया है, और वह किताब है दूसरे नाट्यशास्त्र की खोज। तो रंगकर्म, अध्यापन, प्रशिक्षण के साथ रंग आलोचना में भी सर की सक्रिय उपस्थिति है। तो यह कहना चाहिए कि प्रशिक्षण, प्रयोग और सिद्धांत की एक त्रिवेणी हमारे सामने मौजूद है अंकुर जी के रूप में। तो एक त्रिवेणी का हम इस त्रिवेणी की भूमि पर स्वागत करते हैं और यह मंच अंकुर जी को सौंपते हैं। अंकुर सर। दोस्तों, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अभितेश कुमार भी मेरे शिष्य हैं और सुरेश शर्मा भी मेरे शिष्य हैं। हालांकि किसी विद्यालय में मैंने उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन जीवन की पाठशाला में उन्होंने मेरे साथ शुरुआत किया। तो आप जानते हैं कि जब 2 शिष्यों के बीच में एक गुरु फंस जाए तो उसकी क्या हालत होती है। अब मेरा पूरे का पूरा जीवन परिचय अमितेश ने दे दिया है, और मैं समझता हूँ कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जन्म आ गया, शिक्षा आ गई और तरह तरह का काम आ गया। मैं थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करके मजा तब आएगा जब हम सवाल जवाब के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि 76 साल उम्र के होने जा रहे हैं, जून में हो जाएंगे। उसमें से 50 साल 24 साल की उम्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर आए। मैं जीवन में रंगमंच की तरफ बहुत बाद में गया। साहित्य का विद्यार्थी था, साहित्य का प्राध्यापक होना चाहता था और हो भी जाता। लेकिन 8वीं 9वीं क्लास में हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में, कैराना नाम की जगह है, किराना घराना, म्यूजिक का भी एक बड़ा घराना वहां से शुरू होता। आज के कुछ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद वहीं से आते हैं। वहां पर 8वीं और 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वहां हमारे एक प्राध्यापक सुरेंद्र नाथ सक्सेना, यंग आदमी था। मेरा ख्याल जिस तरह से हम लोगों ने BA में करके पढ़ाना शुरू किया, उसी तरह से वो भी उस वक्त बहुत नवयुवक थे। पॉलिटिकल साइंस, उस जमाने में उस सब्जेक्ट को सिविक्स स्कूलों में कहा जाता था। 1960 की बात मैं कर रहा हूँ। कैराना कैसे पहुंच गए? हमारे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, तो उनका हर 2-3 साल के बाद तबादला हो जाता था। तो मेरी शिक्षा हरियाणा में हुई, पंजाब में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, और सबसे आखिर में फिर दिल्ली में आना हो गया 1962 में। तो मैं अभी 60 की बात कर रहा हूँ। वो जो प्राध्यापक थे, पढ़ाने के साथ साथ वो खुद नाटकों में बहुत इंटरेस्टेड थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हर इस तरह के कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेने में वो आगे से आगे।
खुद से नाटक लिखना और उनका पूरा अभ्यास कराना, उनका मंचन करना, तो वहां से एक बुनियाद मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं उनको अपने जीवन में पहला ऐसा प्राध्यापक मानता हूँ जो रंगमंच की तरफ लेकर गया। तो जाहिर है उसके बाद दिल्ली आ गए, 10वीं 11वीं, उन दिनों हायर सेकेंडरी होता था, उसके बाद बीए ऑनर्स, फिर हिंदी एमए में पढ़ते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ सीनियर लोग, जिसमें ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, मोहन महर्षि, राम गोपाल बजाज, ये लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल छोड़कर बाहर आ गए और एक संस्था इन्होंने बनाई देशांतर नाम की 1967 में। 1967 में दिल्ली में 2 संस्थाएं एक साथ बनी। एक ट्रेड लोगों की संस्था थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, देशांतर, और दूसरी ऐसे लोगों की संस्था थी, अभियान नाम की संस्था, जो किसी विद्यालय में प्रशिक्षण लेकर नहीं बाहर आए थे, करते करते, जिसमें कुलभूषण खड़बंदा, राजेंद्र नाथ, टीपी जैन, सुधा चोपड़ा, सुषमा सेठ, ये सब लोग थे। इन लोगों ने भी 67 में बनाई। अभियान ने अपनी पहली प्रस्तुति की, हत्या एक आकार, वो इधर भी बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत खेला जा रहा है। और देशांतर को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। उन दिनों भारतीय ज्ञानपीठ आज भी है, उनका जो वार्षिक पुरस्कार वो लोग देते थे, उसमें जिसको पुरस्कृत करते थे उसके कृति पर वो लोग ये मंच प्रस्तुति किया करते थे। तो शिवपुरी को 1967 में ताराशंकर बंद्योपाध्याय के उपन्यास गण देवता की एक मंच प्रस्तुति तैयार करने के लिए निमंत्रण मिला। अब जाहिर है कि उसमें बहुत से लोग थे, भीड़ थी, बहुत से पात्र थे और संस्था नई बनी थी, तो बहुत से लोग इधर उधर से उसमें आकर जुड़े। हम 3 लोग उस वक्त हिंदी एमए में पढ़ रहे थे, दिनेश ठाकुर, महेश आनंद और मैं। हम लोग एमए में तीनों एक ही क्लास में थे। तो दिनेश दिल्ली में पहले से रंगमंच में लगातार सक्रिय था, रेडियो पर बहुत काम करता था, वो देशांतर में भी कर रहा था लगातार। मतलब जब बना था तो उसने कहा कि चलोगे, एक नाटक गण देवता होने वाला। मैंने कहा जरूर चलेंगे। तो इस तरह से रंगमंच की शुरुआत हो गई। उससे पहले कॉलेज में करते थे, कॉलेज में एक एनुअल नाटक करना होता था, तो रमेश मेहता का नाटक उठा लिया, पैसा बोलता है, या रेवती शरण शर्मा का नाटक चिराग की लौ। तो हम लोग स्टेज पर खड़े हो जाते थे नाटक लेकर, उनके डायलॉग बोलते रहते थे। कोई टीचर इंचार्ज सामने बैठा रहता था किताब लेकर, वो कभी कभी कुछ नुक्ते ठीक मतलब कराने का काम जरूर करता था। जैसे फा और फा में तब तक कोई फर्क ही नहीं मालूम था, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया, तो वो बताते थे। या जा और जा में इसके अलावा कोई नाटक से जुड़ा हुआ कुछ, कोई सेट लगाने वाला आता था, तो ड्राइंग रूम का एक सेट उसके पास हमेशा होता था। वो लगातार कभी दरवाजा इधर कर देता था, कभी खिड़की उधर, तो वो हर साल हर नाटक में वही सेट आ जाता था। लेकिन जब देशांतर में गए तब लगा कि हम तो आज तक कुछ नहीं कर रहे थे। क्यों? गण देवता जैसा नाटक, अब उसमें एक एक बात को लेकर आपस में डिस्कशन हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इधर से क्यों जाना चाहिए।
तब फिर समझ में आया कि नहीं, नाटक की प्रस्तुति दूसरी विधाओं से बहुत अलग है, क्योंकि लिखी हुई स्क्रिप्ट को हमें दोबारा से पुनर्रचना मंच पर करनी होती है। कविता लिख दिया वो अपने आप में पूर्ण है, कहानी लिख दिया वो अपने आप में पूर्ण है, फिल्म बन गई तो वो भी पूर्ण हो गई। अकेली नाटक ही दुनिया की ऐसी विधा है जो दोबारा से आपको रिक्रिएट करना है मंच के ऊपर। अब जाहिर है कि उसको कैसे उसका पुनर्सृजन किया जाए, उसमें जो पूरी बहस मुबाहिसे और आपस में शेयरिंग ऑफ थॉट्स, तो वो एक नई ओपनिंग थी। मुझे लगा कि इसके भीतर से गुजरकर थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए। मैं हिंदी एमए के फाइनल में आ चुका था, एग्जाम देना बाकी था, क्योंकि उन दिनों हमारे यहाँ सालाना परीक्षाएं होती थी। लेकिन फिर लगा कि अभी इस चक्कर में मत पड़ो, कोई नौकरी करना शुरू कर दोगे, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई कर दिया। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम बहुत सुनाई पड़ता है। उस वक्त 1969 में उसको 10 साल बने हुए हो गए थे और आवेदन मतलब ऑडिशन देने के लिए कुल जमा 30 लोग थे पूरे हिंदुस्तान से, रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर पर। तो आप सोचिए इस तरह से धीरे 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 चीजों का नाम होता है। उसमें से 11 लोगों का चुनाव हो गया, जिसमें मैं भी एक था, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी होने का फायदा वहां मिल गया। अंधा युग पर बहस चल पड़ी, तो जाहिर है इतना तो बोल नहीं सकते कि अंधा युग क्या है या क्या कहना चाहता है, ये है वो है। बहरहाल चुनाव हो गया, 3 वर्ष पूरे हो गए। 1972 में बाहर आ गए। आज छात्र बाहर आता है, उसके सामने अपार संभावनाएं मौजूद हैं, अपार अवसर मौजूद हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं है। अब असली चुनाव का सवाल आया कि अब क्या करना है। तो लगा कि अब जब 3 बरस इसमें लगाए हैं, इसी को एक व्यवसाय के तौर पर लेना है। पूरे समय इसी को करते हुए अपनी रोजी रोटी का भी ख्याल रखना है और बाकी भी चीजों का इंतजाम इसमें से आना चाहिए। तो 16 बरस मैंने फ्रीलांसिंग किया, 1972 से लेकर 1988 तक। उसमें भी मैं बहुत कई चीजों को लेकर बिल्कुल शुरू से मेरे सामने क्लैरिटी थी कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के पास प्रार्थना लेकर नहीं जाऊंगा कि मुझे काम दीजिए, क्योंकि काम मैं कभी भी पा सकता था। एमए पूरा कर लेता जो छोड़कर आया था, और बाद में मैंने किया और अच्छे नंबरों से पास हो गए, क्योंकि उसमें 4 पेपर 16 पेपर हमारे होते थे। उसमें 4 पेपर तो नाटक और रंगमंच के थे। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें 2 साल मैं खुद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा चुका था। तो उस पढ़ाने के दौरान कैसे तैयारी करनी चाहिए परीक्षा की, तो नाटक और रंगमंच में ही इतने अच्छे अंक आ गए कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर 3rd क्लास भी आया तो वो मिला जुला कर एक हाई 2nd क्लास मिल गया। खैर उससे नौकरी तो लेना नहीं था, लेकिन वो काम भी पूरा हो गया। दूसरा ये तय कर लिया था
कि अपनी इच्छा से काम करना है। पैसे चाहिए तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, ये नहीं करना है। अपनी एक पहचान बनानी है। खास तौर पर निर्देशन में विशेषज्ञता हासिल किया तो इसी के रूप में अपनी पहचान बननी चाहिए। तो ये एक दूसरा फैसला था। और तीसरा, जैसा मैंने बताया ही कि बिना कोई नौकरी किए हुए ये 3 फैसले 16 साल तक चले, बखूबी चले। उसके बाद भी अगर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गया या उससे पहले भारतेंदु नाट्य अकादमी में पूरे 1 बरस पढ़ाया तो उनके आमंत्रण पर मैं गया। उनको पता नहीं कहां से पता चल गया कि ये आदमी बहुत खराब पढ़ाने वाला है और हमको ऐसे ही टीचर्स चाहिए जो छात्रों को भ्रमित करने वाले हों, उलझाने वाले हों, उनको खराब पढ़ाने वाले हों। तो बिसारिया जी मुझे 1 महीने के लिए ले गए। वो 1 महीना हर महीने जब आखिर में खत्म होने वाला होता था वो एक्सटेंड हो जाता था। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, ठीक है, जब बिना मांगे अगर पढ़ाने का जो आपका सबसे प्रिय काम है वो मिल रहा है तो क्यों नहीं। मुझे कैंपस पर ही रहने का एक कमरा मिला हुआ था और अच्छी खासी, उस जमाने में आप सोचिए 78 और 79 में एक अच्छी सैलरी मिल रही है और वो पूरा साल निकल गया। उसमें मैंने जम के वहां पर 5-6 सब्जेक्ट उनको पढ़ाए क्योंकि बिसारिया जी छुट्टी पर थे। तो उसमें मैं और एक हेमेंद्र भाटिया हमारे कानपुर के होते थे रंगकर्मी, सिर्फ 2 ही प्राध्यापक थे। जाहिर है कोर्स भी 1 साल का होता था। वो बहुत इनिशियल स्टेज था भारतेंदु नाट्य अकादमी, पहले वो भारतेंदु नाट्य केंद्र होता था। 75-76 में शुरुआत हुई थी तो 78 से 79 तक। अब संयोग से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में निभा जोशी जो हमारी भी टीचर थी जब हम छात्र थे, वो 2 साल की छुट्टी लेकर, स्टडी लीव हमारे यहाँ टीचर को मिलता है, उसमें हालांकि कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं होती लेकिन हाँ बस वो मौज करने के लिए होता है, तो वो छुट्टी ले लिया उन्होंने। कोई चाहे तो कर सकता है अपनी मर्जी से लेकिन कोई पूछता नहीं है। वो 2 साल की छुट्टी लेकर चली गई तो स्टाफ मीटिंग में सवाल आया क्या क्लासिकल इंडियन थिएटर या ड्रामा और एस्थेटिक्स कौन पढ़ाएगा। तो कारण जी उस वक्त निर्देशक थे, उन्होंने तुरंत बोला क्यों, वो लखनऊ में पढ़ा रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा अभी, उसको बुला लेते। तो मैं 2 बरस के लिए 79 to 81 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गया। ये बैठे बैठाए जो आमंत्रण आ रहे थे उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मदद की। तो दूसरा प्राध्यापक मैं अलकाजी साहब को मानता हूँ, हालांकि मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला क्योंकि वो इतना जग जाहिर है। उन्होंने हमें सब कुछ पढ़ाया, साहित्य भी पढ़ाया, निर्देशन भी पढ़ाया, डिजाइन भी पढ़ाया। तो उसके बारे में तो जितनी भी हम बात करें वो कम है। तो वो जो पढ़ाने का मजा था, क्लासिकल इंडियन ड्रामा एंड एस्थेटिक्स, वहां पर मैंने 3 प्रोडक्शन किए। स्कूल के हर टूर का मैं इंचार्ज था उन 2 साल के अंदर। और कहना चाहिए कि उस पढ़ाने के अनुभव का नतीजा ये हुआ कि 2013 के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो भी निर्देशक आ रहा है वो मेरा ही स्टूडेंट है। हम लोग अपने आप को बहुत घमंड से कहा करते थे हम अलका जी के स्टूडेंट हैं। अब मैं उतने ही घमंड से कहता हूं वामन केंद्रे मेरा पहला स्टूडेंट है।
सुरेश शर्मा भी मेरा स्टूडेंट है, दिनेश खन्ना भी मेरा स्टूडेंट है, और अब जो प्रेजेंट निर्देशक है वो भी मेरा 96 का स्टूडेंट है। और मैंने घोषणा कर रखी है कि अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो भी निर्देशक होकर आएगा वो मेरा ही छात्र होगा, इसके अलावा कोई बाहर का हो नहीं। तो ये दूसरा काम मेरी मतलब जिंदगी का है, प्राध्यापन। अच्छा, मजे की बात क्या है, किसी के साथ नहीं हुआ, संयोग से ऐसी स्थितियां बनती चली गई। क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाया 2 साल, बहुत मजा आया। फिर उसके बाद रतन सीएम निर्देशक होकर आ गए। कीर्ति जैन लॉन्ग लीव पर चली गई, उनकी दूसरी बच्ची का जन्म होने वाला था, वो छुट्टी लेकर चली गई। अब मॉडर्न इंडियन ड्रामा, आधुनिक भारतीय नाटक कौन पढ़ाएगा? अंकुर को बुलाओ, तो अंकुर आ गए। तो मैंने आधुनिक भारतीय नाटक पढ़ाया। वहां पढ़ाते पढ़ाते हमारे शर्मा जी थे, एचवी शर्मा, थिएटर आर्किटेक्चर पढ़ाते थे, वो रिटायर हो गए। अब रंग स्थापत्य की पोस्ट पर कोई नहीं है। फिर सीएम बुलाते, अब कुछ थिएटर आर्किटेक्चर, हाँ मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, वो तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। तो मैंने थिएटर आर्किटेक्चर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर कीर्ति जैन निर्देशक होकर आ गई, तो एडवर्टाइज निकला, अभिनय का एसोसिएट प्रोफेसर और थिएटर आर्किटेक्चर का एसोसिएट प्रोफेसर। आपको यकीन नहीं आएगा, दोनों पोस्ट पर मैं ही पहले नंबर पर सिलेक्ट हुआ। लेकिन चूंकि अभिनय में और भी बहुत से लोगों को उपकृत करना था, माया राव थी, फिर उत्तरा बावकर भी पढ़ा रही थी, तो फिर मुझे बुलाकर पूछा गया थिएटर आर्किटेक्चर में कंफर्टेबल रहोगे? मैंने कहा बहुत कंफर्टेबल है, हमें क्या प्रॉब्लम है। आप तो थिएटर आर्किटेक्चर रेगुलर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है, चल रहा है। बीएम शाह डायरेक्शन पढ़ाते थे, वो भी स्टडी लीव पर चले गए कि निभा जी जा सकती है 2 साल की, तो मैं भी 2 साल जाऊंगा, मैं भी घुमाऊंगा है, तो ठीक है भाई तुम भी जाओ। तो फिर मेरा बुलावा आया, हमको डायरेक्शन पढ़ाना है। मैंने डायरेक्शन से अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो भी मुझे मिल गया। अब 1 बरस विद्यालय में वॉइस एंड स्पीच का एक टर्म 6 महीने का, बजाज साहब निर्देशक होकर आ गए और कोई था नहीं। तो फिर बजाज साहब ने बुलाया, अंकुर जी, वो जी बोलते थे, ये स्पीच। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर। तो 2000 के बैच के साथ मैंने 6 महीने वॉइस एंड स्पीच भी पढ़ाया। इस बीच में मोहन महर्षि का नाम मैं भूल गया, उन्होंने 6 महीने के लिए 86 बैच, जिसका पीयूष मिश्रा जिस बैच की देन है, उनको अभिनय पढ़ाने के लिए बुलाया। और रॉबिन दास जो हमारे यहाँ पर सीनिक डिजाइन के टीचर हैं, वो मुझे अपने साथ हमेशा एसोसिएट करते चलते थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस का काम कराते थे। उसका इतिहास कौन पढ़ाएगा सीनिक डिजाइन का, तो वो जिम्मेदारी मेरी होती थी। तो कुल जमा 7 विषयों को मुझे पढ़ाने का अनुभव मिला। और वो इसलिए संभव हुआ कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, इतनी जम के पढ़ाई लिखाई होती थी। 3 बरस तक आपका क्लासरूम सिचुएशन भी है और प्रोडक्शन भी चलते रहेंगे। अभी फिर बाद में सिस्टम बदल गया, कारण जी ने सिस्टम बदल दिया। 2 बरस तक टीचिंग होगा, 3rd ईयर एक वर्कशॉप सिचुएशन होगा, कोई बाहर से आएगा, वो अपना मेथड करेगा। इस तरह से सिर्फ 2 साल की पढ़ाई लिखाई रहेगी। और फिर धीरे धीरे हाल ये भी हो गया है कि जैसा लोग आज भी बाहर पूछते हैं, अरे अभिनय करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है क्या? अभिनय के लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है?
तो इस तरह से अब धीरे धीरे ये वाला पक्ष जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। मुझे मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ रहा भी हूँ, वहाँ का छात्र भी रहा हूँ, वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ, और अब बाहर से देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं, क्योंकि 70 से लेके 90 तक का जो दशक, 2 दशक हैं, वो हिंदी रंगमंच का, और मैं तो कहूँगा कि भारतीय रंगमंच के भी वो स्वर्णिम दशक है। आप अपने शहर को याद कर सकते हैं, कितना वाइब्रेंट थिएटर होता था, बल्कि इलाहाबाद तो 60 से 90 30 दशक उसमें शामिल हैं। तो ये सारे का सारा प्राध्यापन का काम एक, दूसरा लिखने का काम बहुत बाद में शुरू किया। एक विद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, रंग प्रसंग। उसके बहाने से मैंने नियमित रूप से लिखना शुरू किया और कोशिश की कि अनुभव के भीतर से, क्योंकि तब तक 98-99 में उस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, तो जाहिर है कि तब तक काम करते हुए 22-23 साल 25 साल हो चुके थे। उसमें से जो अनुभव निकल कर आए, तो उनसे मैंने लिखने की शुरुआत की, और सोचा नहीं था कि इतना लिखेंगे, लेकिन वो प्रकाशक छापने को तैयार हैं, तो ठीक है, फिर लिखने में क्या प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं रॉयल्टी नहीं मिलता, तो उसकी भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो भी भरपूर आया। मैंने विद्यालय से कोई पुस्तक नहीं छपाई, क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं की आप सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। तो मैंने कभी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, और ना ही शायद कोई करने का ऐसा इरादा है। तो जिसे कहना चाहिए कि प्राध्यापन जम के किया, उसी का नतीजा है। 15 साल हो चुके हैं, पूरे साल भर हिंदुस्तान के 7, 8, 10 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन हैं जिनके यहाँ कम से कम 15 दिन जाना ही है। मैं उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने किताब लिख दिया है रंगमंच की कहानी, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लो, उसमें से पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बावजूद वो लोग कहते हैं कि पढ़ने में मजा नहीं आता, जो सुनने में मजा आता है। तो फिर मैं सोचता हूँ यार, ये भी अच्छी बात है, सैर भी हो रही है, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे वो मुंबई विश्वविद्यालय हो, चाहे वो BNA हो, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, और अब तो कई बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी खुल चुके हैं, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो समय बहुत अच्छा बीत रहा है। लोगों ने तो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की आदत पड़ी, हम पति पत्नी तो पता नहीं उससे पहले से कितने सालों से सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ, पढ़ाने जाना है। अभी निकलूंगा, आज यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ अप्रैल के महीने दिल्ली में हूँ। 30 अप्रैल को मुझे बनारस आना है 20 दिन के लिए, क्योंकि उनके साथ कक्षाएं करनी है, और बनारस से बनारस बाहर अगरतला के लिए प्रस्थान कर देना है। 8 जून को वापस मैं दिल्ली पहुंचूंगा। तो ये मतलब एक्टिवनेस रहता है। और आखिरी काम, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो अमितेश ने बोल ही दिया है कि कहानी का रंगमंच, लोग पूछते हैं कि कैसे आया, मुझे भी ना मालूम नहीं कैसे उसका ख्याल आया। जाहिर है कहानियों से ताल्लुक था, पहले घर में बड़े परिवार के लोगों से सुनते थे,
फिर सारी पत्रिकाएं परिवार में आती थी, तो यही लड़ाई होती थी कि कौन पहले पढ़े और खत्म कर दे। फिर लाइब्रेरी से किताबें, फिर एक शोध प्रबंध लिखना होता था, लघु शोध प्रबंध, तो मेरा विषय ही कहानियों पर था। 60 के बाद की हिंदी कहानी तो कुछ उस दौर में पढ़ी गई, हालांकि उसकी एक लाइन नहीं लिखी गई, क्योंकि गंगा प्रसाद विमल हमारे गाइड थे, वो भी कहानीकार थे। मैं उनके पास जाता था और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। दूसरे सब बातें हो जाती थी, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। खैर वो इस बहाने पढ़ा गया। जैसा मैंने बताया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बाद में गया था। वहां से बाहर निकलते हुए मंडी हाउस में भटकते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा वो 7 चौराहों 7 सड़कें जाती हैं उस लंबे घेरे पर। कम से कम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास करने वाला उन 7 सड़कों पे घूमता रहता है, अगर वो दिल्ली में रहता है, क्योंकि या तो श्री राम सेंटर जाएगा, या त्रिवेणी जाएगा, या वो रविंद्र भवन जाएगा, या वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाएगा, और एक आध रशियन सेंटर फिरोज शाह रोड भी कवर हो गया। तो इस तरह से ये सारी सड़कें, उनमें हम लोग भटकते थे, क्योंकि कोई काम तो था नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं थे, कोई टीचिंग असाइनमेंट नहीं थे, कोई दूरदर्शन नहीं था, कोई फिल्में नहीं थी। तब कहीं खटका कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि कहानियों को कहानियां रखते हुए मंचित किया जाए। तो बस वो वहीं बैठा रह गया और उस पर सोच विचार शुरू हो गया, और सहयोग मिल गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल में 1 साल के लिए उन्होंने बुला लिया। मैं तो एक्टर नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने एज ए मेंबर 74-75 में बुलाया। तो वहां फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भुना लिया, उस प्रस्तुति को किया, और उसमें ऐतिहासिक अभिनेताओं ने काम किया। सुरेखा सीकरी एक कहानी में करती थी, राजेश विवेक आज दोनों ही नहीं हैं, उत्तरा भावकर वो भी नहीं है, सबा जैदी धूप का एक टुकड़ा। संयोग है कि जिस कहानी का मैं नाम ले रहा हूं उसी का मंचन यहाँ होने वाला है। सीमा शर्मा हमारे हिंदी रंगमंच की अभिनेत्री हैं, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है। 3 कहानियां मैंने उनके साथ भी मंचित की हैं, और उनके साथ ही सुरेश शर्मा दोनों मिलके करते थे। 2 तो एक कहानी तो सोलो थी, गुंजन शर्मा बीमार है करके, उसमें सीमा काम करती थी। 92 की बात होगी वो भी, आप सोचिए। तो इस तरह से ये कहानी का रंगमंच चल पड़ा। रविंद्र भवन के स्टूडियो थिएटर में उसका मंचन हुआ। वो क्षण मुझे अभी भी याद है। जितने भी रेगुलर देखने वाले लोग थे वो स्तब्ध थे देखकर कि पूरे का पूरा कहानी का टेक्स्ट मौजूद है, फिर उसमें रंगमंचीयता भी है, और रंगमंच के भी कोई तत्व ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 2 मेज कुर्सियां या 2 बेंचें किसी कहानी में, या किसी कहानी में कुछ भी नहीं। इस तरह से बहरहाल रेस्पॉन्स मिला। लंबी यात्रा है। अमितेश ने तो पता नहीं कहानियों की संख्या कितनी बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार है हमारे यहाँ। 100 करो तो वो लोग 500 बना देते हैं। तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 500 के आसपास या 500 के ऊपर
हो चुकी हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है। मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि आखिर लोगों को इसमें क्या मिल रहा है कि नहीं यही करेंगे, तो इसलिए अच्छा है। और उसके बारे में मैं सबको बता चुका हूँ। मेरा करने का तरीका जो है वो बातचीत में आएगा तो ज्यादा अच्छा है। यही एक संक्षेप में जीवन यात्रा है। खूब जिया है, सारे अभाव देखे हैं। सुरेश शर्मा गवाह है किस किस तरह के हालात में हम लोग रहते थे। मेरा तो अपना घर था, अच्छा खासा घर है, बड़ा भी है, तब भी था। लेकिन जिस तरह की लाइफ आप जीने लगते हैं उसमें घर वर सब पीछे छूट जाता है। काम करना है। हम लोगों ने संस्था बनाई, उसमें किसी को कुछ नहीं मिल रहा था, कोई पैसा नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद 5 साल ही हम काम कर पाए, लेकिन 5 साल में जितना कुछ किया जा सकता था, जितना यात्राएं की जा सकती थी, और वो भी अपनी तरफ से कभी कोई कोशिश नहीं की। काम के बल पर लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम कभी पास नहीं देते थे। आप देखने आना चाहते हैं, टिकट लेकर आइए, चाहे वो आलोचक हैं, क्रिटिक हैं। लोग आए और उन्होंने इतना सपोर्ट किया क्योंकि उस काम में एक क्वालिटी थी। तो इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि सचमुच में हम जितना समय रंगमंच के पीछे की चीजों में वेस्ट करते हैं, अगर उतना हम अपने काम पर लगाएं तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। मैं अपने अनुभव से 100% ये कह सकता हूं। मैं किसी के पास नहीं गया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुझे निर्देशक बनाइए, अपने आप आया। तब भी यही सत्ता थी। 5 साल 6 साल में रहा, मैं कभी सत्ता के कॉरिडोर में नहीं गया। मैं दूसरे प्रशासन के लोगों को भेज देता था। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्रिएटिव काम है। उन 6 साल को मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि आज भी मेरे छात्र याद करते हैं कि हमने जितना पढ़ाई लिखाई किया, हम जितना पढ़ने लिखने को लेकर चाहते थे, वो सब उनको उपलब्ध हुआ और बिना कोई टेंशन के। अगर ऐसा काम हम लोग कर ले तो क्यों नहीं फिर उसी का फल है। 15 साल स्कूल छोड़े हुए हो गए। हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं लोग मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। उनके साथ आज भी मैं काम कर रहा हूं, उन्हीं संस्थाओं के साथ। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। जितने भी और डायरेक्टर आए हैं उन्होंने स्कूल से बाहर निकलकर कभी कुछ करके दिखाया हो, मैं रंगमंच करना छोड़ दूंगा। तो ये आप क्या होना चाहिए। वो क्यों? मैंने कभी कोई राजनीति नहीं की। मेरे पूरे टीचिंग कैरियर में कोई छात्र कह दे कि अंकुर जी ने मुझे कमरे में बुलाकर मेरे काम भरे, मुझे अपनी तरफ तोड़ा। अरे किस लिए तोड़ना भाई, आप काम करो। मेरे वक्त में सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई, मैंने कोई समझौता नहीं किया, अंततः स्ट्राइक अपने आप खत्म हो गई। अगर जैसे ही आप इन चक्रों में पड़ोगे तो सब गोल गोल होता जाएगा। सुरेश शर्मा बैठे हैं, मेरे कुलीग हैं, ये इस बात के गवाह हो सकते हैं कि मैंने कमरे में बुलाकर कभी अलग से उनसे कोई वहां की कोई पॉलिटिक्स की हो, किसी स्टाफ मेंबर के खिलाफ। किस लिए करना है? ये वो लोग करते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित होते हैं, और वो नतीजा दिखाई दे रहा है स्कूल से बाहर निकलने के बाद। अगर आप खुले हैं तो आज भी आप उतने ही गर्मजोशी के साथ सब लोगों से मेरी मुलाकात होती है।
तो मैं सोचता हूँ कि अब अपना इतना ढोल पीटना भी अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। शुक्रिया सर। और सही है कि बहुत अभी सर अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ बताने को रह भी गया। जैसे संभव की चर्चा कम हुई कि संभव जिस ग्रुप का नाम नहीं लिया सर ने, कि संभव के जरिए एक मशहूर अभिनेता है मनोज वाजपेयी, इन्होंने अपना मोर्चा की प्रस्तुति की थी और संभव ही वह ग्रुप था जिसमें पास नहीं दिए जाते थे। और संभव ऐसा ग्रुप है जो कागज पे नहीं है लेकिन ग्रुप है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रकाश जी बैठे हुए हैं, उसके एक प्रखर अभिनेता, और वो कोई भी जानकारी अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो सर की स्मृति से ही करना होगा। और यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहिए कि जितने लोगों से मैं मिला हूँ उसमें स्मृति जो अंकुर सर की जो मेमोरी है वो जबरदस्त है। और पहले तो इनको बहुत सारे नंबर ऐसे याद थे और वो नंबर देख के और कॉल देख के और बहुत सारी बातें इनको ऐसे याद है जो हम लोग को सर बताते रहते हैं। तो अब ये मंच जो है वो संगीत नाटक अकेडमी से सर सम्मानित हो चुके हैं और ग्रांट का थिएटर कभी नहीं किया, ये भी उल्लेख करना चाहिए कि कभी ग्रांट का थिएटर कभी नहीं किया। और कई बार ऐसे शहरों में जानता हूँ कि जहाँ पे वो नाटक करने गए, बेगूसराय में नाटक करने गए तो जितनी फीस थी उससे ज्यादा की रकम वहाँ की टीम को वो चंदा दे के चले आए कि आपके फेस्टिवल में काम आएगा। तो और जो छात्रों के किस्से हैं कि अंकुर सर के यहाँ पहुंचा तो फिर कैसे सर ने मदद की, वो फिर अनगिनत किस्से हैं जिसपे हम लोग अंकुर सर ही बताएं तो अच्छा रहेगा। तो अब ये मंच आप लोगों के लिए खोल दिया गया है, आप अपनी जगह पे खड़ा होके सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल पूछते थे लोग अक्सर हिचकते रहते हैं, मैं ही पूछ लेता हूँ। जी शुक्रिया। अपना नाम बताएं और फिर सवाल पूछें। अक्षत मिश्रा, सवाल नहीं है, हाँ ऐसे मतलब सवाल नहीं, मतलब कोई भी जिज्ञासा जिज्ञासा ही है। जिज्ञासा ही है ये। और ये ऐसे जाएगा कि अंग्रेजी के कहा मुहावरा है द शो मस्ट गो ऑन। और यहाँ आने से पहले मैं यही सोच के आया था, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और दो चीज सोच के आया था, द शो मस्ट गो ऑन और दूसरा राज कपूर का एक फिल्मी है गाना है, हम रहे ना रहे ये चलता रहेगा ये कारवां। अब मैं जोड़ता हूं रंग मंच, हमारा रंगमंच, जैसे कि सर ने कहा था कि अपना व्यक्तित्व ऊंचा करो। सर तो मतलब सर से सवाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फॉर्मर डायरेक्टर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहे और सर की इतनी बड़ी बड़ी बात सुन के शिविर भी कर रहा हूँ। एनीवेज, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगा ही। 1 घंटे का समय भी दिया है सर, जैसे कि सर सुरेश सर ने बताया था कि संक्षेप में अगर करें तो और लोग भी पूछेंगे। हाँ, संक्षेप में ये कहता हूँ कि संवाद की तरफ अगर हम जाएं, विवाद, हालांकि हर तरफ विवाद आ जाता है। कोई भी, मैं अपनी बात कहने अगर हम ये इस तरीके से कहें कि संवाद को कैसे किस तरीके से रखा जाए, बस इतना। संवाद किस तरह से रखा जाए? संवाद नाटक का संवाद के जीवन का संवाद, जीवन का हैं? जीवन का संवाद, जीवन का जी। जाहिर है अपने विश्वास होना चाहिए उसमें कि हम जो बोल रहे हैं उसमें हम खुद विश्वास करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि जो सुनने वाले लोग हैं वो भी विश्वास करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सर। हम अपने अभिनय में भी अक्सर बहुत झूठा अभिनय करते हैं, इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ता। जिस दिन अभिनेता बैठ जा बेटा। खुद से कन्विंस होकर जेन्युइन अभिनय करेगा, जब से अभिनय का जन्म हुआ है और आज तक अभिनय की पूरी कोशिश या अभिनेता की पूरी कोशिश अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने की रहती है। और जिस दिन वो कर लेगा या जिस क्षण वो करता है किसी प्रस्तुति में, ऐसे क्षण आते हैं
कि जब सब लोग वही अनुभूत कर रहे होते हैं जिसमें से अभिनेता उस वक्त गुजर रहा है, अगर ऐसा जादू हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हमारी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। मेरा अपनी यात्रा तो यही कहती है, और अभिनेताओं के साथ मैं रहता हूँ, उनकी यात्रा के बारे में भी इसीलिए बोल पा रहा हूँ, और शायद सबसे ज्यादा अभिनय पर मैंने लिखा भी है। जो मेरे ऑब्जर्वेशन रहे हैं, यही लड़ाई है अभिनेता की अपने से। वो बाहर की चीजों में इतना उलझा रहता है। आपका हमारा उद्देश्य या गोल या लक्ष्य बहुत साफ साफ होना चाहिए। जाहिर है कि बहुत साफ कभी भी नहीं होता, लेकिन उस तक जितना उसकी परतों को हम साफ कर सके काफ़ी है। अब एक जीवन में तो इतना कुछ हो नहीं सकता। मेरा तो ऐसा ही सोच है। नेक्स्ट चल रहा है। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, जब आप किसी कहानी को रंगमंचीयता के लिए चयन करते हैं तो उसका मुख्य आधार क्या होता है? मतलब किन तत्वों का आप उसमें किन तत्वों की तलाश करते हैं कि वो रंगमंच के अनुकूल है, आप उसको रंगमंच करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम अवंतिका केसरवानी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है वो क्या कहती है, उसका कथ्य हमारे लिए सार्थक होना चाहिए। वो हमें अंदर तक पकड़ ले, जकड़ ले, हमारे लिए सवाल उठाए। फिर कोई कारण नहीं कि वो किसी भी शिल्प में लिखी गई हो, उसका मंचन हमेशा प्रभावी होगा। अब ऐसी कहानियों से भी साबका पड़ा है जिसमें कोई संवाद नहीं है। S.R. हरनोट एक हिमाचल के इधर बहुत चर्चित कहानीकार हैं, उनकी कहानी हम लोगों ने किया। बहुत छोटी सी कहानी थी, माँ पढ़ती है, मेरा ख्याल 3 पेज या 6 पेज की कहानी, उसमें कोई संवाद नहीं। बेटा एक बहुत बड़ा राइटर है, उसको बहुत सम्मान मिल चुके हैं, उसकी बहुत किताबें आ चुकी हैं। वो गांव में अपनी माँ से मिलने आया है और अपनी किताबें लेकर आया है कि माँ अनपढ़ है, गंवार है, गांव में ही लगी हुई है, उसको पता नहीं उसका बेटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो सारी किताबें लेकर आता है, माँ उस वक्त घर पे नहीं है, वो खेतों में कहीं काम कर रही है। तो थोड़ा सा बिस्तर पर लेट जाता है आराम करने के लिए, देखता है कि नीचे कुछ मतलब चुभ रहा है। तो देखता है कि वहां उसकी सारी किताबें पहले से मौजूद है, और जिस माँ को वो अनपढ़ समझ रहा है, गंवार समझ रहा है, वो सारी किताबें उसकी पहले ही पढ़ चुकी है। और वो इतना उसको शर्म आती है कि माँ से बिना मिले ही वो वहां से चला जाता है। आप सोचिए कि कोई संवाद नहीं है इस कहानी, और पूरे का पूरा मतलब एक मर्म स्पर्शी कहानी उस कहानीकार ने हमको दिया, हमने किया, और उसका मंचन जाहिर है कि अब संवाद नहीं है तो पूरा नरेशन ही अपने आप में संवाद है। तो उसमें माँ भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, और फिर बेटे को भी हमने 2 अभिनेताओं में बांट दिया कि जब वो छोटा होता था तब माँ के साथ उसका क्या रिलेशन था, और अब वो बड़ा राइटर है। तो देखने वालों को भी मजा आया, जो खुद कहानीकार थे देखने वाले। हिंदी की एक
चर्चित कहानीकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, वो हर साल जयपुर के पास कथा कहन नाम का एक शिविर करती है 3 दिन का। उन्होंने कभी देखी होगी हमारी कोई कहानी का मंचन, तो उसके बाद वो रेगुलर फीचर बना दिया हम लोगों को कि आप कथा कहन मतलब कहानी कहने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसमें चित्रकार को बुलाया जाता है तो चित्रकार भी कहानी कहता है, उसमें और जितनी भी विधाएं हैं वो सब लोग आते हैं और उनके सेशंस होते हैं। हम लोगों को इस रूप में वो इनवाइट करती है कि कहानी मंचन के माध्यम से कैसे आती है अपने कहानी के रूप में। तो ये मतलब मेरा मानना है कि अंततः कहानी क्या कहती है। आज भी सुदर्शन की कहानी जो डाकू की कहानी है, वो घोड़ा उठा के ले हार जाता है, हार की जीत, भारती बाबा हार की जीत, हार की जीत, हाँ, बाबा भारती और खड़क सिंह, वो रोंगटे खड़े कर देती है। और मैं आज भी उसको कभी भी कर सकता हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ। उसके बावजूद वो क्यों? क्योंकि शाश्वत मूल्यों पर कहानियां हैं। फॉर्म तो अपनी जगह है ही, मेन तो जो बात है वही पकड़ेगी। और वो हमेशा हमको यही देखना है, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, या कोई भी दूसरी विधा हो। आज सब लोग जहां भी बात चलती है फिल्मों की, 12वीं फेल की बात आती है। 12वीं फेल जैसी एक फिल्म आ गई, चुपचाप आई, कोई बड़े एक्टर नहीं है, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें, जो बाप का रोल कर रहा है, जो माँ का रोल कर रही है, गीता अग्रवाल हमारी, क्या परफॉर्मेंस उन लोगों ने दिया है। और सिंपल थीम है हमारे जीवन में से, कोई लटके झटके नहीं है, पकड़ती है, छोड़ती नहीं है। तो फिर और क्या चाहिए? कथ्य इंपॉर्टेंट है कि आदमी लगातार लगातार कोशिश करता रहे, वो पहुंचेगा और वो दिखाता है। तो हम सबके मन में भी यही सारी आकांक्षाएं हैं। जब साहित्य उनको लीड करता है तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट धन्यवाद सर। सर मेरा प्रश्न था कि माइक ऐसे पूछ। सर मेरा नाम आदित्य है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा प्रश्न था कि आपने कहानियों का जो रूपांतरण नाट्य रूप में शुरू किया था वो निर्मल वर्मा से शुरू किया था, तो निर्मल वर्मा के बाद हिंदी कहानियों में जो परिवर्तन आया है इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूंगा, मैंने कोई नाट्य रूपांतरण आज तक नहीं किया। नाट्य प्रस्तुति किया है, मतलब कहानी कथा प्रस्तुति किया है। यही तो बार बार इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। नाट्य रूपांतर के रूप में तो कहानियां शुरू से हो रही हैं। उसने कहा था इलाहाबाद में ही नाट्य रूपांतर के रूप में मंचित हुई थी, धर्मवीर भारती ने उसका नाट्य रूपांतर किया था और बड़े बड़े साहित्यकारों ने उस पर अभिनय किया था। ये यहाँ की बहुत पुरानी ऐतिहासिक घटना है। आप कहानी को पढ़ेंगे और वो नाट्य रूपांतर पढ़ेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो एक नई रचना है। नाट्य रूपांतर जब हम करते हैं तब हम नाटक का मंचन कर रहे हैं। कहानी आधार रहती है लेकिन वो कहानी नहीं रह जाती। और आप उसको पढ़ के देख लीजिए, रंग प्रसंग में हम लोगों ने छापा भी था वो नाट्य रूपांतर। तो मैं कहानी का शब्द दर शब्द रखते हुए आज जो छपा है 3 एकांत के रूप में, वो लोगों को भ्रम दे सकता है कि ये नाट्य रूपांतर है। तो मैंने उससे पहले एक भूमिका लिखा है कि ये जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई है वो उस रूप में प्रकाशित हुई है जैसे हमने उसको मंचन किया। जब छपने की बात आई तो निर्मल जी ने कहा कि उसी रूप में आप इसका एक दृश्यालेख तैयार कर दीजिए जैसे मंचित किया था। तो वो रूपांतरण नहीं है,
और मैंने कभी रूपांतरण नहीं किया। महाभोज सुरेश ने उसका जिक्र भी किया था, वो नाटक के रूप में आज खेला जा रहा है। उसका उपन्यास मूल रूप में उपन्यास के रूप में छपा था और अब उसको तो लोग भूल ही गए। मैंने उसका पहली बार उपन्यास के रूप में ही मंचन किया था और वो बाद में बहुत अच्छी हमारी प्रस्तुति बनी थी और उसको हमने बहुत बहुत खेला। तो ये दोनों का अंतर है। मेरा सारा काम ही इस बात पर है कि एक विधा जो नाटक नहीं है अपने आप में, उसको मूल रूप में सुरक्षित रखते हुए क्या वो दर्शकों के लिए एक रंगमंचीय अनुभव में परिवर्तित की जा सकती है। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया था उनके सवाल के जवाब में कि कहानी कोई ऐसी आ गई जिसमें कोई संवाद नहीं है, तो क्या हम उसको वंचित नहीं करेंगे? लेकिन कथ्य इतना जबरदस्त है कि उसको किए बिना आप रह नहीं सकते। तब फिर वो विवरण ही संवाद है। तो उसका ड्यूरेशन क्या था? किसका? जिसमें संवाद नहीं था। उसका ड्यूरेशन था 25 मिनट। छोटी एक कहानी, क्योंकि वो पूरे दिन का वर्कशॉप होता है, हर पार्टी को ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद फिर डिस्कशन होता है, ये सारा कुछ चलता है। प्रश्न रह गया था कि इनका सब प्रश्न था कि तब से लेकर अब तक कहानियों में कैसा परिवर्तन देखते हैं आप? हाँ, हिंदी की कहानियों में। दूसरा हिस्सा ये था, जाहिर है अब कहां से कहां कहानियां पहुंच गई है। निर्मल वर्मा की कहानियां अंतर्मुखी कहानियां होती थी। नई कहानी जैसा एक शब्द हिंदी में आया था, एक नई तरह की भाषा, एक नई तरह का मुहावरा। आज कहानी बहुत डायरेक्ट है, बहुत ज्यादा विषयों को समेट रही है। वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत कहानियां मुझे लगती थी। यही इलाहाबाद में इतने नए नए कहानीकार लिख रहे हैं, मनोज कुमार पांडे है, चंदन पांडे है, अखिलेश है। मैं सब लोगों की इनकी कहानियां कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे वो परिवर्तन साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अब आप उसको कोई उसमें नहीं बांध सकते, एक वर्ग में नहीं बांधा जा सकता। हर बार कहानी अपने साथ एक नया फॉर्म लेकर आती है और वही शायद उसकी ताजगी है। और आप उसको किसी एक कि ये 5 लेखक एक जैसा लिख रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। ये हम उस वक्त कह सकते थे 50 से लेकर 70 के बीच में ऐसे 3, 4, 5 लेखक एक जैसा लिख रहे थे या लिखने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा नहीं रहा। अब उसकी कोई सीमा नहीं है, सब्जेक्ट्स की भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बात जो हमेशा कहानी में मौजूद रहनी चाहिए, जब हम कहानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अगर वो किस्सा गोई नहीं है कहानी के अंदर, फिर हम चाहे जितना भी शब्द जाल उसमें इस्तेमाल कर लें, वो कोई बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। अच्छी बात है कि नई कहानीकारों में वो कथा कहने का एक पढ़ने वाले के लिए वो मौजूद है। मैंने नए से नए कहानीकार की किया है, उमा शंकर चौधरी हम लोग यहाँ भी लेकर आए थे, अयोध्या बाबू सनक गए हैं जैसी कहानी। तो किसी की भी कहानी हो, मैं नामों से नहीं जाता। कहानी अच्छी लगी है उसको करना है, फिर चाहे वो निर्मल वर्मा की है, फिर चाहे कोई बिल्कुल नए कहानीकार की है जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसके बाद जानेंगे। क्योंकि आपको तुरंत अंदर पढ़ते हुए ही आपके अंदर कुछ खटक जाता है, इसमें दम है, इसको करना है।
आप उसी वक्त डिसाइड कर लेते, बेशक 10 साल के बाद हो, लेकिन वो आप अपने अंदर, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं और संवेदनशील पाठक है, तो आपको वो तुरंत हिट कर जाएगी। दूसरे लोगों के सजेस्ट करने से बहुत मुश्किल है कि मेरी भी कर दीजिए, उसकी भी कर दीजिए, फिर तो हम वही सुविधाजनक रास्ते ढूंढने लगते हैं। जितने मेरे अच्छे दोस्त कहानीकार हैं या अच्छे दोस्त नाटककार हैं, उनका तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, और वो लोग मेरे से बहुत खफा रहते हैं। तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, अरे भाई आप दोस्त अच्छे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि नाटक भी अच्छा लिख रहे हैं। तो समझ में नहीं आता। अब रामेश्वर प्रेम हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, पारिवारिक दोस्त थे, मैंने कोई उनका नाटक नहीं किया, इसके बावजूद वो मेरे दुश्मन नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ एक उल्टा रास्ता भी है। अच्छा आप नहीं कर रहे तो बस आप हमारे साथ नहीं बनते। अरे मतलब संबंधों को आप इतना सीमित कर देते, ये बहुत गड़बड़ है। नेक्स्ट प्रोफेसर संजय सक्सेना, डीन आर्ट्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नमस्ते सर जी। आजकल नाटकों में कंप्यूटर्स प्रोडक्शंस में खूब इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आवाज मैनिपुलेट करना हो, साउंड्स तमाम इंट्रोड्यूस करना हो, लाइट्स हो, इनका मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त प्रभाव होता चला जा रहा है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। मतलब हमारे यहाँ जो लोग थिएटर से जुड़े हो वो उतने उस्ताद ना हो इन चीजों में, लेकिन शुरुआत तो हो ही गई और ये होना है। तो उससे मतलब क्या आप सोचते हैं थिएटर पे असर पड़ेगा इन चीजों का? देखिए मैंने तो कभी किया नहीं उस तरह का रंगमंच, और ना मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं रंगमंच को जीवंत अभिनेता का माध्यम मानता हूँ। अगर वो लोग ये सब कर रहे हैं तो फिर वो अभिनेता को भी हटाए ना। अभिनेता को उन्होंने रखा भी है। अब वो कहते हैं कि अभिनेता हमारे लिए कोई अलग से तत्व नहीं है, वो भी कंप्यूटर की तरह से और वीडियो की तरह से, फिल्म की तरह से, वो भी एक एलिमेंट है। ये उनका स्टेटमेंट है। तो इसलिए मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, और ये कुछ ही दिनों का खेल है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 100 साल का जितनी टेक्नोलॉजी आई है वो शॉर्ट लिव्ड रही है, खत्म होती चली गई। VCR आया था एक जमाने में, घर घर में लोग वीडियो देख रहे थे, अब आज खत्म हो गया। फिर मोबाइल आ गया, अब मोबाइल के भी पता नहीं कितने रूप रोज बदल रहे हैं। आज आप दुकान से खरीद कर लाए, पता चला घर पहुंचते पहुंचते फिर आप वापस जा रहे हैं, अरे इससे भी आगे आ गया। तो आप इसमें उलझे रहेंगे। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना है, जिंदा अभिनेता आज भी मौजूद है। फिल्में आई, लोगों ने कहा थिएटर मर जाएगा। 1930 में फिल्में बोलने लगी, तब भी यही घोषणा हुई कि अब तो थिएटर खत्म हो गया, और कुछ दिनों के लिए हो भी गया, क्योंकि सबके सब लोग फिल्मों में भाग गए। फिर टेलीविजन आया, तब फिल्मों के लिए भी लोगों ने कह दिया। तो ये झगड़े चलते रहेंगे। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करें, सब चीजें एक साथ चलती है। उनका तर्क भी लॉजिकल लगता है कि जब हम अपनी जिंदगी में इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमारी कला में इनको क्यों नहीं आना चाहिए। बहुत सही बात कह रहे हैं।
या तो फिर हम अपनी जिंदगी से भी उनको बहिष्कृत करें, लेकिन वहां हम सब कुछ उसी के ऊपर अब डिपेंड हो गया है। हालांकि काम नहीं फास्ट हो रहा है, डिजिटल हो गया, लेकिन आपका जो पैसा आना होता है वो 3 महीने के बाद ही आता है। फिर तो इससे अच्छा वो सिस्टम था जहां वो हाथ की हाथ पकड़ा देते थे, या के चलो हाथ की हाथ नहीं पकड़ाए, आपको चेक में दे देते थे। आप देख लीजिए अपने अनुभव में, जहां जहां भी जो सरकारी संस्थान है जहां से पेमेंट आना है 3 महीने के बाद आ रहा है। यार तब तक तो आप भूल चुके हैं ये कौन सा आ गया। तो फिर काहे की टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको ठीक से तो ये सब कुछ गड़बड़ है। तो ये मतलब बहुत बहस का मुद्दा है कला। और फिर तीसरा, जब ये सारी चीजें पश्चिम में लोग छोड़ चुके होते हैं, वहां पर लोग दोबारा से रंग रूट्स की तरफ जाने की बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव थिएटर में जैसा रंगमंच होता था वही करना है। तो वो छोड़ देते हैं और हम लोगों के पास भेज देते हैं कि अब आप 50 साल या 20 साल या 30 साल आप इस्तेमाल करो, फिर हम भी उग जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, रंगे हुए पर्दे विक्टोरियन युग में आते थे, जब अंग्रेज लोग यहाँ शासन कर रहे थे, हर रंगमंच में वही पर्दे लगे होते थे। तो पारसी रंगमंच वालों ने उसको ले लिया, खूब चला 1930 तक। अब आज थोड़ा बहुत रामलीला में दिखाई पड़ जाता है, नहीं तो वो कहाँ चले गए। तो ये हमेशा रहेगा, इससे डरना नहीं चाहिए। जो लोग कर रहे हैं करें, और जो उनको देखने वाले लोग हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। और मैं ये भी बता दूं कि वो लोग जब तक उनको बहुत बहुत बड़ी ग्रांट नहीं मिलती वो इनमें से कुछ नहीं कर सकते। वो जितने भी लोग ये इस तरह का थिएटर कर रहे हैं वो तभी करते हैं जब उनको कहीं से उसके लिए किसी योजना के तहत बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल गई हैं और उसमें काम करने के पैसे मिलते हैं। तो रास्ता आसान है, जिसको उस पर चलना है वो चल रहे हैं। साल में एक बार वो एक प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला कोई देखते हैं, कोई सुरेश शर्मा आ जाएगा या कोई और जो भी आ जाएगा। तो चलो भाई कुछ पैसे आपसे ले लो। हमने तो कभी सुरेश से कोई पैसा नहीं दिया, और अगर कहते भी तो 100% वो मना करता, सर आप मत दीजिए। ये सर एक प्रश्न है, एक सेकंड, वो डॉक्टर मृत्युंजय राव हैं अंग्रेजी विभाग से नालंदा विश्वविद्यालय से, उनका सवाल फिर आप पूछिएगा। इसमें मैं सवाल कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि सर एआई को लेके और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके थिएटर में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इलाहाबाद में हम लोग को देखने को नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली में या गोवा में या बहुत सारी एजेंसियां ग्रांट दे रही हैं। मैक्स मुलर भवन, ये सर ने जैसे कहा कि बाहर के लोग और बहुत सारे लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ प्रणाम सर। सर मेरा जो प्रश्न है वो अनुवाद के क्षेत्र से संबंधित है। अनुवाद। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ। अनुवाद का अनुभव रहा है, कई कविताएं, कुछ एक कहानियां अनुवाद किया है अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में और छपी भी, किंतु नाटक को अनुवाद करने का कोई अनुभव नहीं रहा। करना चाहता हूँ, तो ऐसे में क्या सबक, क्या सीख एक विद्यार्थी के नाते हमें मिल सकती है अगर कि किसी अंग्रेजी से हिंदी में नाटक को रूपांतरित कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, या हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं। एक प्रश्न तो ये है सर, इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न ये है कि यदि अगर हम निर्देशक हैं और एक अनुवादित नाटक की प्रस्तुति करने वाले हैं तो हमें क्या सबक, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए सर? ये दो प्रश्न सर जुड़े हैं आपस में। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है, आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी है ना? जी सर, जी। हाँ बहुत अच्छा है। अध्यापक भी। हाँ अध्यापक भी, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। शेक्सपियर का कोई भी नाटक वो हिंदी में सब लोगों ने अनुवाद किया है।
मैकबेथ ले लीजिए या हेमलेट ले लीजिए, और उसके 5 अनुवाद बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने किए हैं। उन 5 को पढ़िए। हरिवंश राय बच्चन ने भी किया है, रागे राघव ने भी किया है, अमृत राय ने भी किया है। तो किसी भी एक नाटक के, और तब आप इस अंतर को समझ जाएंगे कि अंततः कौन सा महज शब्दानुवाद है, कौन सा पुनर्रचना। एक अनुवादक को अनुवाद नहीं करना चाहिए, उसे पुनर्रचना करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा अनुभव होगा। एक नाटक चुनिए और उसके 4-5 अनुवाद एक के बाद एक पढ़िए। आपको ये सारा जो प्रक्रिया है अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर शब्द अनुवाद है। हमारे रागे राघव बहुत बड़े राइटर थे, 39 साल की उम्र में चले गए, लेकिन इतना साहित्य रच गए कि हमको उसको पूरा अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो उसको पता नहीं कितनी बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने हर संस्कृत के नाटक का हिंदी में अनुवाद किया और हर शेक्सपियर के नाटक का हिंदी में अनुवाद किया है, और कई लोगों को वो बहुत अच्छा लगता। क्यों? जिन्होंने बाकी कोई दूसरा नहीं पढ़ा होता उनके लिए वही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी। अब जैसे एक सिंपल लाइन में आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज तक इसका अनुवाद हम हिंदी में नहीं कर पाए हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये हेमलेट का एक छोटा सा डायलॉग है। रहना है या नहीं रहना है, होना है या नहीं होना है, रहूं कि ना रहूं। अरे जो टू बी और नॉट टू बी में जो शेक्सपियर कह गया, वो दुनिया की किसी भाषा में आ ही नहीं सकता। कोई अनुवाद उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। फिर हम संतोष कर लेते हैं कि चलिए अमृत राय जी का ट्रांसलेशन काफी नजदीक पहुंच जाता है हेमलेट के बाकी अनुवादों से, तो ज्यादातर लोग उसको वंचित करते। तो ये बड़ा, आपको एक नया नाटक रचना पड़ेगा। जाहिर है वही नाटक होगा, लेकिन उसके लिए नया मुहावरा, नई भाषा और एक रिक्रिएशन शब्द अंग्रेजी का है कि आपको दोबारा से उसका पुनर्रचना करनी होगी। आप कुछ अच्छे अनुवाद आए हैं। गिरीश कार्नाड की आत्मकथा ये जीवन खेल में हिंदी से छपा है, हार्पर एंड कॉलिंस ने छापा है। पहले उन्होंने कन्नड़ में लिखी, फिर उसका अंग्रेजी में खुद अनुवाद किया उन्होंने, वो अंग्रेजी में छप गई। फिर हिंदी में अभी 1-2 साल पहले छपकर आई है। हिंदी अनुवाद, एक अच्छा हिंदी अनुवाद किसे कहा जा सकता है, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने पढ़ा है और मैंने उसके ऊपर जम के उसका रिव्यू भी लिखा, और जिसने अनुवाद किया है वो भी हैरान रह गई कि अरे इसमें आपने ये देख लिया। हालांकि प्रूफ की गलतियां हैं बहुत कुछ, तो उसकी वजह से जिसे कहते हैं कि दाल में कंकड़ आएंगे तो वो उसको झेल जाइए, लेकिन बहुत अच्छे अनुवादों में से कहा जा सकता है। तो ये है मामूली चीजों का देवता, एक बहुत अच्छा अनुवाद है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसी जमाने में अरुंधति राय का एक नॉवेल बहुत चर्चित हुआ था। यही हमारे नीलाम इलाहाबादी ने उसको अनुवाद किया था, लेकिन चूंकि वो भी इलाहाबाद के थे तो हम अपने शहर के आदमी को कभी ठास नहीं डालेंगे, तो वो ठीक है। फिर वो दिल्ली चले गए, वो खैर तो रहे ही नहीं। तो ये चीजें हैं, पुनर्रचना करना। सर, उनका एक दूसरा सवाल भी था कि कोई नाटक अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे शुरू करना चाहिए? अनुवादित नाटक डायरेक्ट करना। हाँ, तो कर दीजिए, इसमें उसके अलग नियम थोड़े होते। पहले तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि अगर कोई नाटक
डायरेक्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है मुझे सचमुच में नहीं आता, और मुझे मालूम भी नहीं है कि कोई उसका तरीका है। और कहीं किताबों में भी ऐसा लोग लिखते हैं किताबें, लेकिन क्या आप सचमुच में ऐसा कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? 2 ही तरीके हैं जो दुनिया में आज तक चलते आ रहे हैं। जब से रंगमंच इधर पिछले 200-250 साल का हम लोगों के अनुभव में है, पहला तरीका ये है, एक डायरेक्टर वो होता है जो पहले से सब कुछ कागज पर तय करके लाता है कि आज मैं ये दृश्य करूंगा और मेरे अभिनेता जो वो चरित्र कर रहे होंगे, ये उसका डिजाइन है, जो भी घर का ड्राइंग रूम है या कहीं का भी कुछ है, उसमें वो यहाँ आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, एक एक चीज उसकी तय होती है। वो फिल्म की तरह से कागज पर शूट करके आता है। अभिनेता पूछता भी है अगर कि मुझे यहाँ से वहां क्यों जाना चाहिए, तो उसके पास लॉजिक है, वो बताएगा आपको। यानी कि डायरेक्टर को इतना क्लियर होना चाहिए। ये एक मेथड है। अलकाजी साहब के साथ हमने काम किया है, वो इस मेथड में काम करते थे। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल मेथड, पूरा निश्चित। दूसरा मेथड इसके बिल्कुल अपार्ट है। डायरेक्टर पहले से कुछ नहीं करके, मतलब कोई विजुअलाइज करके नहीं आता। नाटक पढ़ लिया है, आपस में रोल बांट दिए गए हैं, हम ये सीन करेंगे, उसमें काम करने वाले लोगों को वो मंच पर जैसे कहते हैं कि पिंजरे में फेंक देता है। अब आपको इसका एक दृश्य रूप तैयार करिए, इवॉल्व कीजिए, आपके मन में क्या आता है, आपके अंदर क्या उसका दृश्य उभरता है, आप करके लाइए, मैं देखूंगा। उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी वो समय होगा वो दिया जाता है, वो लोग करके लाते हैं, फिर आपस में डिस्कशन होता है। ये दूसरा तरीका है। फिर जैसा कि भरत हमेशा कहते हैं, एक तीसरा तरीका है मिश्रित, कि कुछ आप फिक्स कर लेते हैं, कुछ इवॉल्व करते हैं। यही 3 तरीके आज तक चले आ रहे हैं। मैं अपने आप को दूसरे तरीके में रखता हूं। मैं कुछ नहीं प्लान करता। हाँ, कहानियां हम चुनते हैं, पढ़ते हैं आपस में बैठकर। मैं कभी कोई कहानी पहले से तय करके नहीं लेके जाता कि मुझे यही करनी है। बहुत रेयरली कि अगर कोई कहानी ऐसी अच्छी लगती है, अदरवाइज हम लोग एक साथ बैठकर 25 कहानियां पढ़ेंगे, 15 कहानियां पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, और कई बार तो 100 कहानियां भी हम पढ़ते हैं। फिर उसमें से छट कर आपस में 2 कहानियां या 3 कहानियां निकल कर आती हैं। फिर जितने भी लोग हैं काम करने वाले, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। हर कहानी एक एक ग्रुप को दे दिया जाता है और उसी को इवॉल्व कीजिए। ये एक तरीका है। इसलिए आपने गलत आदमी से सवाल पूछा कि निर्देशन करने का क्या तरीका है, क्योंकि मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। लोग आज तक मुझसे पूछते हैं कि आप कहानी का मंचन कैसे करते हैं, तो मुझे उनके सामने यही कहना पड़ता है कि अगर मुझे सचमुच में पता होता कि कहानी का मंचन कैसे किया जाता है, तो मैं कब का छोड़ चुका होता। नहीं पता है तभी मैं आज तक लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं थोड़े कर रहा हूं, मेरे अभिनेता मुझे करके दे रहे हैं। अगर वो मेरी स्कीम में जो मुझे दिखाई दे रहा था उसमें कहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। काहे को सिर खपाना। यूं भी बहुत, जिसे कहते हैं कि गुस्से में आकर आप बाल नोचने लगते हैं, इसीलिए ज्यादातर निर्देशक गज्जे हो जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं मेरे बाल सुरक्षित हैं, वो इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि मैंने कभी कोई चिंता नहीं की। अरे अभिनेता करके लाएगा मेहनत, उसको मंच पर रहना, डायरेक्टर ने क्या करना है? डायरेक्टर के नाम से चलेगी, मुफ्त का यश लूटिए, मजे कीजिए और अपना जम के करते रहिए। काफी समय हो चुका है, आखिरी टिप्पणी या सवाल जो भी हम सर, मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आज के दौर में वेब सीरीज ने क्या थिएटर को बढ़ावा दिया है, और इसका वेब सीरीज का पिक्चरों पर, फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है सर? वेब सीरीज का थिएटर पे क्या असर पड़ा है? थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों पर सर। एक्चुअली इंडस्ट्री के हैं, मेरा वो माध्यम तो है नहीं, थिएटर पे क्या प्रभाव पड़ा मैं है? सिर्फ दर्शक हूँ, लेकिन जाहिर है कि थिएटर के लोगों को काम बहुत बहुत मिल रहा है। हम लोग थिएटर की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उसके दूसरे पक्ष की ओर नहीं सोचा कि जब 3 वर्ष का प्रशिक्षण लेकर छात्र बाहर आता है, डॉक्टरी का 5 साल का प्रशिक्षण लेकर हॉस्पिटल बने हुए हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, चित्रकला के विद्यालय खुले हुए हैं, संगीत के विद्यालय खुले हुए हैं, नाटक में फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग लेने के बाद आज तो हो गई है। मैं तब की बात कर रहा हूं जब हम लोग निकले थे, कोई इस तरह के नाट्य विद्यालय नहीं थे कि अगर कोई टीचिंग में जाना चाहता है, क्योंकि हमने रंगमंच को सिर्फ ये मान लिया कि सभी लोग एक्टर बनना चाहते हैं। जाहिर है कि सबसे ज्यादा ग्लैमरस अभिनय का ही क्षेत्र है, लेकिन कई लोग रिसर्च में भी जाना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी कहानी बताई, मैं प्राध्यापन में जाना चाहता था और मैं गया, और उसमें भी मैंने जो कुछ हासिल कर सकता था मैंने किया। प्राध्यापन बहुत लोग कहते हैं कि अनग्लैमरस जॉब है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी उपलब्धियां अभिनेताओं से ज्यादा ही मुझे मिली हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने वो अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं की। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई थी तभी ये सोच लिया गया होता कि हर स्टेट में एक रंगमंडल खोला जाएगा। अगर खुले भी बाद में तो वो उन्होंने अपनी पहल किया। जैसे भारत भवन ने एक रंगमंडल खोला, कई साल तक चला, या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ने रंगमंडल खोला, लेकिन वो रेगुलर है ही नहीं, वो सीजनल रंगमंडल है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा से पैदा होता है। तो आपको आगे भी तो उसका देखना चाहिए ना। किसी भी विधा में इंजीनियरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो अगर इसको भी हम उसी तरह का प्रोफेशनल ट्रेनिंग माने तो उसके लिए आगे क्या है? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी का बहुत शोर मच रहा है, उसमें उन्होंने बना दिया है कि 5वीं क्लास से रंगमंच शुरू हो जाएगा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह से, और आप 12वीं के बाद चुनाव कर सकते हैं कि इसमें हायर ट्रेनिंग के लिए जा सके। बहुत अच्छी बात है। जब वो ट्रेनिंग करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग तो है ही नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे? और रंगमंच स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, कॉलेजों में जब आप एक नियमित विषय बना रहे हैं तो उतने प्राध्यापक आपके पास कहां से आएंगे? इस बात के बारे में कोई चिंतन नहीं है। संगीत चल रहा है स्कूलों में, कब से चल रहा है, डांस भी चल रहा है। रंगमंच को आप नया शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर है कि उतने प्राध्यापकों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज तो पैदा कीजिए। मैं जब डायरेक्टर था
मैंने दिल्ली के कई स्कूलों को बुलाकर, उनके प्रिंसिपल्स को बुलाकर अपनी तरफ से ये ऑफर दिया कि देखिए आप अपने यहाँ रंगमंच को शुरू कीजिए बच्चों के साथ, और उसकी जो सैलरी है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देगा। विस्तार कार्यक्रम के तहत सब लोगों ने इस तरह की समस्याएं लेकर आए। अरे सर, आपको मालूम है पढ़ाई लिखाई से चौपट हो जाएंगे बच्चे, और फिर एक स्पेस देना पड़ेगा, एक ऐसा कमरा देना पड़ेगा जो लगातार एक रेगुलर क्लास नाटक में ही लग जाए, और फिर पता नहीं क्या क्या सारी मतलब समस्याएं उन्होंने गिनानी शुरू कर दी। तो मेरा सारा उत्साह जिसे कहते हैं कि हम क्या मतलब अपनी तरफ से फिर इनिशिएटिव लें, जब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो चाहते ही नहीं इस बंधे बंधाए फ्रेम में तोड़ा जाए, कुछ नया किया जाए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सारी बातें हैं, इतना आसान हम लोग बैठ के इनके जवाब मतलब नहीं ढूंढ सकते। I want to return to what you were saying. सर, आपने कहा जैसे कहानी को हम अडेप्ट करते प्लेज में, तो क्या हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से कहानी लेखक ने शुरू की, या मतलब कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं, या जैसे प्ले को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो आपने कहा कि फ्री ट्रांसलेशन करना चाहिए, ये उसके जान नहीं निकाल लिए, लाइन बाय लाइन चिपके हुए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग कुछ और तरीके से ही शुरू करें, और मतलब उसको अगर जहाँ जरूरत पड़े तो स्ट्रक्चरल चेंज करने की बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते हैं सर, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आपको मेरा वक्तव्य याद हो, नाटक ही ऐसी विधा है जिसको पुनर्रचना करना पड़ता है, तो पुनर्रचना करने वाले की चॉइस है, आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन आप कन्विंस होने चाहिए और लोग आपसे कन्विंस हो। ठीक है, फिर लोगों को मतलब ये तो शेक्सपियर का नाटक नहीं रहा, अरे शेक्सपियर का नाटक नहीं रहा तो ना सही, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बात खत्म हो गई, जो मर्जी कीजिए। यूजिन और नील के सर लोगों ने जो नाट्य संकेत है केवल उसी का भी मंचन किया है। यूजिन और नील और इब्सन के नाट्य संकेतों का केवल मंचन किया है। हाँ, तो क्यों नहीं, सारे प्रयोग हो चुके हैं। पीछे से अंजल एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर नमस्कार। सर, आज बहुत सारे युवा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर भारतीय नाट्य अकेडमी ऐसे हम संस्थानों में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो आप हम लोग को कैसे कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हम लोग कैसे तैयारी शुरू करें उसकी, कैसे अपने आप को ग्रूम करें एज एन एक्टर, अपने आप को कैसे ग्रूम करें, कौन सी किताबें पढ़ें और कैसे उन संस्थानों में प्रवेश ले? देखिए, हम जिस शहर में बैठे हैं उस शहर के रंगकर्मियों ने अपने आप को प्रशिक्षित करने का एक अद्भुत तरीका 50 के दशक में डिस्कवर किया था। मैं उस तरीके की बहुत इज्जत करता हूं। एक संस्था बनी नाट्य केंद्र नाम की यहाँ, जिसमें से बाद में फिर प्रयागराज मंच का भी जन्म हुआ और बाकी भी जितनी भी संस्थाएं बाद में बनी। उन्होंने कहा, उसमें बड़े पढ़ने लिखने वाले लोग थे, नौकरीशुदा लोग थे, लक्ष्मी नारायण लाल और उसमें सत्यव्रत सिन्हा और जितने भी उस वक्त के लोग थे, कि हम रंगमंच शुरू करना चाहते हैं। दिन में कोई और काम कर रहे थे, वो कहीं नौकरी करते थे या पढ़ाते थे, व्हाटएवर, लेकिन हमारे पास तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हम काम करना बंद कर दें? नो, उन्होंने डिस्कवर किया, आपस में हर आदमी एक एक महीना एक एक आदमी को दिया गया और एक टॉपिक दिया गया उसको कि तुम एक महीने में अभिनय के ऊपर जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो सकती है, पुस्तकों से, इससे उससे, वो आप तैयार करके लाएंगे और एक महीने के बाद जब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे आप हमारे साथ वो शेयर करेंगे।
तो उसके बारे में उनको पूरा जितना भी उस वक्त के हालात में उनको मिला, फिर अगले आदमी की जिम्मेदारी इस सब्जेक्ट पर, फिर इस सब्जेक्ट पर। अद्भुत तरीका है। विद्यालय जो आज खुले हैं, हमसे पहले की 2 पीढ़ियां जिसमें शंभू मित्र भी मौजूद हैं और उत्पल दत्त भी मौजूद हैं और जितने भी बड़े बड़े पृथ्वीराज कपूर भी मौजूद हैं, जिसका भी आप नाम लीजिए, कौन से स्कूल थे वहां, लेकिन सबने करते 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 सीखा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अलका जी साहब जब बाहर पढ़ने के लिए गए तो उनको राडा जिसका नाम वो लेते हैं, वहां से उन्होंने पूरा नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो यहाँ पर जिसे कहते हैं कि चलताऊ तरीके से सिखाया जा रहा है, उसको छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वापस नहीं लौटे। वहां जितनी लाइब्रेरीज थी उनमें जाकर वो सुबह से शाम वहां बैठता था, प्लस उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। वो किताबें की किताबें, क्योंकि उस वक्त तो ना फोटोस्टेट था और ना साइक्लोस्टाइल था, ना ये था, वो अपने हाथ से उन किताबों से नकल करके अपने लिए जो कुछ लेना था वो वहां से लेकर आए। और फिर मुंबई लौटने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब पहली बार खुला था, तब भी उनको ऑफर था 35 साल की उम्र में कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को आकर टेक ओवर कीजिए। उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अपने आप को उसके लिए सक्षम नहीं समझता, आप मुझे समय दीजिए, मैं जब पूरा तैयार हो जाऊंगा। तो फिर वो 3 साल के बाद वो आए थे। तो उन किताबों से जो जानकारियां लेकर आए थे, उन्होंने बंबई में अपनी एक संस्था खोली, थिएटर यूनिट नाम की। अपने घर के ऊपर 6ठी मंजिल पर एक ओपन एयर रंगमंच बनाया, मेघदूत। वहां पर अपनी संस्था के माध्यम से नाटक करने शुरू किए। और उसमें कौन वो लोग नाटक कर रहे थे? जो उनकी संस्था में दिन भर प्रशिक्षण से गुजरते थे। जितने भी उस वक्त के अलकनंदा समर्थ, कुसुम हैदर और मानवेंद्र चिटनिस, ये जितने भी पुराने बड़े बड़े एक्टर थे, वो सब, राजेश खन्ना बाद में आया। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अंधा युग में वो काम कर रहा था गूंगे सैनिक का रोल, क्योंकि गूंगा सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यूयूत्सु को देखकर उसके हाथ से पानी पीने से इनकार कर देता। आज मजाक में हमारे कुछ छात्र फोन करते हैं, सर मेरी फिल्म आ गई, जरूर देखिएगा। तो हम फिल्म देखने गए, पूरी फिल्म देख लिया, उसमें कहीं है नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ थे? अरे सर वो जो फोन आता था ना बार बार, उसमें मैं ही बोल रहा था वो। तो ठीक है। तो राजेश खन्ना भी मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, जितेंद्र, राजेश खन्ना, ये सब कॉलेज में रहते हुए जैसे आज हम कर रहे हैं। बाद में मिथ बन जाता है कि पता नहीं इनके साथ क्या क्या है। जैसे आज नसीम के बारे में पता नहीं क्या क्या होता था। अरे क्या होता था, डॉर्मेट्री में सब हम लोग एक साथ सोते थे, 6 लोग, और 50 रुपए कहीं से आ गए तो वो हमारे लिए ऐसा लगता था कि अकूत संपत्ति मिल गई। उस दिन तो मतलब जम के खाना खाया जाएगा। तो सबने उसी दौर से गुजरे हैं। ये बाद में फिर आदमी का वो बन जाता है। तो ये सारा कुछ खेल एक बड़ा जादू भरा रहस्यमय है। नहीं तो हमारा काहे के लिए हमारा मतलब अभिलाष नारायण बैठे 50 साल से मैं कर रहा हूँ, मेरे से पहले से कर रहे होंगे, किस लिए कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? कुछ तो है अंदर है? वो मतलब अंदर क्या है जो हमें बार बार इधर मतलब खींचता है। मुझे याद है हर नाटक करने के बाद, आज हम कहते हैं, उस वक्त ये लोग कहते थे बस अब नहीं करेंगे, ये बहुत हो गया है। लेकिन हर एक दिन बीच में से गुजरता था, वो फिर वहीं पे शुरू हो जाता था। नहीं कुछ होना चाहिए, कुल बुलाने लगता था।
ये जो छटपटाहट है, जब तक ये जिंदा है तो क्रिएटिविटी का मजा है। जब वो एक वो बन जाएगा, ढर्रा बन जाएगा, आदत बन जाएगी, तब उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसके कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन चल रहा है। एक आखिरी सवाल आपको था और अरे यार तुम्हारा आखिरी सवाल पूछिए जल्दी से। प्रणाम सर। सर मेरा नाम पूजा मिश्रा है और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी लेखन क्षमता को परिवेश, वातावरण या संगति किस प्रकार प्रभावित करती है? लेखन क्षमता को परिवेश, वातावरण और संगति कैसे प्रभावित करती है? ये तो आपको इसका उत्तर पहले से मालूम है खुद ही, क्योंकि सबको प्रभावित करती है। भी नसीर का भी सर ने उदाहरण दिया कि कॉरिडोर है। अभी तो सर ने उदाहरण दिया कि कैसे वो पूरा माहौल बनाया काजी साहब ने। सर क्वेश्चन ये मतलब इसमें ये जो जाता है कि अगर परिवेश हमारे अनुकूल नहीं है तो हम अपनी क्षमता को मतलब गतिमान कैसे रखें और अपने आप को कैसे स्थिर रखें उस समय में? इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है। आप दीजिए सूरज जी, इतनी देर आप चुप बैठे मतलब सिर्फ मुझे ही बोलना है? अच्छा हाँ सर आप ही को। बहुत लंबा दिन है। हाँ जरा मुझे सवाल रिपीट। सवाल का कहना है सर कि अगर परिवेश आपके अनुकूल नहीं है, हाँ, तब आप अपनी क्षमताओं का विकास कैसे करेंगे? बहुत बहुत गहरा सवाल है। जैसे आज का समय है, दो ही विकल्प हैं। या तो आप ये कि उस स्थिति में रहते हुए, जैसे विश्वविद्यालयों की आज हालत जिसे कहते हैं, हर विश्वविद्यालय भुगत रहा है, लेकिन वहां पर भी फिर चीजों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसी हालात में रहते हुए हम उनको कितना अच्छे से अच्छा अवेयर करवा सकते हैं, ये हमारा वो होना चाहिए। और ये आज का नहीं है, हमेशा यही विकल्प होगा। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के सामने ये विकल्प था, फिर लौट के आता है। उससे पहले कोणार्क पढ़ लीजिए, उससे पहले हानूश पढ़ लीजिए, ये हमेशा आता है। तो दोनों रास्ते हैं, एक थोड़ा सा आसान रास्ता है, फिर आपको सवाल नहीं करना है, खाइए पिए मस्त रहिए। जब नहीं ज्वाइन करना है तो फिर हर बात के लिए तैयार रहिए। हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई हमें वो नहीं होगा। लेखन में चले जाएंगे, क्योंकि रंगमंच को जैसा मैंने कहा सिर्फ अभिनय से क्यों जोड़ना है। मैंने पिछली बार भी एक यहाँ उदाहरण दिया था, लॉकडाउन लोगों के लिए कितना भी तकलीफ दे रहा हो, मैंने उसमें जिंदगी का इतना बड़ा काम कर दिया। 200 किताबें मैंने लॉकडाउन में एक एक शब्द पढ़ी हैं जो आज तक खोल के नहीं देखी थी। तो मेरा काम हो गया, वो मैंने 200 किताबें आगे दे दिया लोगों को कि अब तुम लोग पढ़ो। क्यों? पढ़ने के बाद फिर उसको रखने की जरूरत ही नहीं होती। जैसा अभी तेज कुमार शिकायत कर रहे थे कि स्मृति अच्छी है। अरे स्मृति का ही तो खा रहे हो, अध्यापक हो तो स्मृति तो सबसे पहले होना है। एक्टर को भी स्मृति चाहिए, तो ये सब कुछ है। तो इसलिए ये विकल्प है, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, और दुविधाएं बहुत है। शुक्रिया सर, लगभग 2 घंटे तक सर ने बातचीत की हम लोगों से। अब मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि औपचारिक रूप से सर का और बाकी लोगों का धन्यवाद करें, और उसके बाद हम लोग चाय की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुजी और आदरणीय देवेंद्र राजनकुल जी का कि वो हमारे इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हुए, और अपना उन्होंने जो भी उनकी रंग यात्रा रही है उन्होंने हमारे साथ साझा किया। हमारे जो यहाँ पे श्रोतागण थे, उसमें जो हमारे युवा श्रोतागण हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको जरूर कहीं ना कहीं आज कुछ ज्ञान हासिल हुआ होगा, और वो उनके लिए वो शब्द जो है प्रेरणादायक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। इसी के साथ ही मैं
धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का जो आप लोग इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक और कुलीग आदरणीय देवेंद्र राजनपुर जी के साथ हमारे बीच में पधारे हुए हैं प्रकाश झा जी, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रकाशन विभाग में कार्यरत है और उसके साथ साथ ये दिल्ली में रहते हुए मैथिली रंगमंच को लगातार निरंतर जो है ये कर रहे हैं और इसमें इनको अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो मैं इनका भी स्वागत करता हूं और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से आभार और धन्यवाद। आइए हम लोग अब चाय और सूक्ष्म जलपान की तरफ चलते हैं और अगले महीने पुनः आपसे इसी एक श्रृंखला में विमर्श चौथे में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।